मोड ऑफ वेंटिलेटर। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्या देखे थे, इंडिकेशन देखे थे, कौन कौन सी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा था। अब देखते हैं मोड ऑफ वेंटिलेशन, कौन कौन से मोड होते हैं जनरली, छोटे मोटे वो देखते हैं अपन। सबसे पहले CMV वेंटिलेटर, कंटिन्यूअस मैकेनिकल वेंटिलेटर का मतलब है लगातार जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो लगातार देता रहेगा, जिसको अपन ने जैसे सेट कर दिया वो कंटिन्यूअसली देता रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट जो ब्रीद नहीं कर पा रहा उसको, बस जिसको ब्रीदिंग की समस्या है उसी को तो लगातार अपन देंगे, बीच में रोक थोड़ी सकते हैं उसको। तो कंटिन्यूअस मैकेनिकल वेंटिलेटर किसको दिया जाता है, वो पेशेंट जो ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या काम, इसमें क्या करते हैं, सेट करते हैं अपन एक कांस्टेंट वॉल्यूम और रेट को। एक कांस्टेंट वॉल्यूम सेट कर दी। अब रेट और वॉल्यूम दो चीजें हैं, अपन देखते हैं, एक तो रेट और एक वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अपन ने सेट करी है तो रेट ऑटोमेटिकली वेंटिलेटर सेट करता है कि कितनी रेट से देनी पड़ेगी। दोनों चीजें अपन सेट नहीं कर सकते, एक चीज अपन सेट करेंगे, उसको असेस करके वेंटिलेटर क्या काम करता है, दूसरी चीज को अपने अकॉर्डिंग सेट करके देता है। किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, जैसे सेडेटिव, अगर सेडेटेड है पेशेंट, बहुत ज्यादा काम ही नहीं कर पा रहा, टॉक्सिसिटी होगी बहुत ज्यादा, सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, उस कंडीशन में। और पैरालाइज्ड है पेशेंट, रेस्पिरेटरी पैरालाइज्ड हो गया, उस कंडीशन में अपन क्या करें, कंटिन्यूअसली उसको वो मोड जो मैकेनिकल वेंटिलेटर का कंटिन्यूअसली दे रहा है वो कंटिन्यूअल मैकेनिकल वेंटिलेटर। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी कुछ समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती है, एट्रोपी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, भाई लगातार अपन उस चीज को देते रहेंगे तो रेस्पिरेटरी मसल की क्या हो जाएगी, एट्रोपी, मतलब साइज छोटी होने लग जाएगी, श्रिंकेज होने लग जाएगा। जब रेस्पिरेटरी मसल की ही श्रिंकेज हो जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी, तो काम नहीं कर पाएगी। अगर हट भी गया तो जब काम नहीं कर पाएगी तो उसको तो लगातार यही इसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, बाहर से ऑक्सीजन के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक ड्रॉबैक क्या है, एट्रोपी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। दूसरा क्या है, बेरोट्रोमा। बेरोट्रोमा क्या मतलब, क्या लगातार जब उसको दे रहे हैं तो एल्वियोलाई ब्रस्ट हो सकती है, एल्वियोलाई रप्चर हो सकती है, तो उसको बेरोट्रोमा कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, मैकेनिकल वेंटिलेटर होते हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, जो क्या काम करवा देता है, एल्वियोलाई को ब्रस्ट करवा देता है, रप्चर। नेक्स्ट, इसके अंदर पेशेंट की डेथ होने के चांसेस रहते हैं। कब, जब डिस्कनेक्ट हो गई गलती से ट्यूब, जिस चीज के लिए वो बैठा है उसको अपन ने दी है, जब तक दे रहे हैं तब तक ठीक है, जैसे ही गलती से अगर वो हट गई तो मिलेगा नहीं, पेशेंट मर जाएगा, डेथ होने का बहुत ज्यादा चांसेस है अगर गलती से वो डिसलोकेट या डिस्कनेक्ट हो गई। दूसरा कौन सा वाला मोड है, AC, मतलब असिस्ट कंट्रोल। असिस्ट कंट्रोल के अंदर क्या कहते हैं, A फॉर याद रखने के लिए, AC याद रखने के लिए क्या है, A फॉर एक्टिव, C फॉर कंट्रोल, मतलब वेंटिलेटर खुद एक्टिवली कंट्रोल करता है उस चीज को, एक्टिवली कंट्रोल करेगा। क्यों, कौन करेगा भाई, जो दे रहा है, दे कौन रहा है, वेंटिलेटर दे रहा है, तो वेंटिलेटर ही उसको एक्टिवली कंट्रोल करेगा, देना है, कितना देना है, क्या देना है, उसको असिस्ट कंट्रोल मोड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम सेट कर दी जाती है, वॉल्यूम सेट कर दी, भाई कितनी वॉल्यूम देनी है, इसको 500 सीसी देनी है, 800 सीसी देनी है, तो वो रेट वेंटिलेटर खुद असिस्ट करता है और उसके बाद में वो एक्टिवली उसको दिया करता है कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट कौन सा मोड है इसका, नेक्स्ट मोड है सिमवी। नेक्स्ट कौन सा है, सिमवी मोड, मतलब सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। सिंक्रोनाइज्ड, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट अगर सांस ले रहा है ना खुद बीच बीच में, तो वो हेल्प करवा देता है पेशेंट को। वेंटिलेटर क्या काम करवा देता है, पेशेंट को हेल्प करवा देता है सांस लेने के अंदर। जैसे ये अपन देखें फ्लो चार्ट के हिसाब से, तो ये एक बनाया अपने, ये जो रेस्पिरेटरी दिख रही है ये किसकी दिख रही है, ये दिख रही है अपने को पेशेंट का रेस्पिरेशन दिख रहा है, PR मतलब पेशेंट का रेस्पिरेशन। इस जगह पेशेंट रेस्पिरेट करने में अनेबल था, अब क्या कर दिया, सिंक्रोनाइजली सांस ले रहा है, तो उस वेंटिलेटर ने क्या किया, सपोर्ट कर दिया उसको सांस लेने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मैंडेटरी मतलब क्या होता है, जब उसको लगेगा कि इस जगह जरूरत है पेशेंट को सांस देने की, तो वो वेंटिलेटर खुद अपने आप पेशेंट को सांस देता है। फिर से पेशेंट सांस नहीं लेने लग गया, ये वापस से पेशेंट रेस्पिरेशन है। अगर इस जगह सांस नहीं ले पाएगा तो वापस से क्या होगा, वो वेंटिलेटर क्या करेगा, रेस्पिरेशन देगा। आया समझ में। अब इसके अंदर पेशेंट टेक ब्रीथ बट वेंटिलेटर असिस्ट, पेशेंट सांस ले रहा है और वेंटिलेटर भी क्या करवा रहा है, उसको असिस्ट करवा रहा है। नेक्स्ट है PCV, मतलब प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर। प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर सेट कर दिया जाता है कांस्टेंट, इतने प्रेशर से अपन, एक में वॉल्यूम कंट्रोल था,
इसमें प्रेशर कंट्रोल है। तो प्रेशर कंट्रोल में क्या करते हैं, प्रेशर कंट्रोल कर दिया, इस प्रेशर से अपन देंगे उसको। जैसे रेस्पिरेटरी ARDS है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो एक कांस्टेंट प्रेशर अपने को देना पड़ेगा कि इसी से देंगे। अगर अपन ने कम कर दिया तो वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है बहुत ज्यादा, उसके अंदर अपने को अच्छा वॉल्यूम जो प्रेशर होगा, और वॉल्यूम और प्रेशर उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा अपने को, एक प्रेशर से देना होगा, इस प्रेशर से देंगे तो ही वो काम कर पाएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर प्रेशर कंट्रोल जो है वेंटिलेटर, इसके अंदर हमेशा सांस बाहर छोड़ रहा है उसके ऊपर फोकस करना है, एक्सपायरेट कर रहा है, एक्सपायरेशन कर रहा है, उसके ऊपर हमेशा फोकस करना है। किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर वर्कर है वहां पे। क्यों, क्योंकि ARDS है ना, तो सांस लेने में भी दिक्कत है, छोड़ने में, दे तो दी, प्रेशर से क्या किया, दे तो दिया, वापस निकलने के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो निकलने के अंदर दिक्कत आती है तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑलवेज कीप आई ऑन द एक्सपायरेशन, टाइडल वॉल्यूम कितनी निकल रही है टाइडल वॉल्यूम पे, अगर वो नहीं निकल रही इसका मतलब बहुत ज्यादा समस्या है उसके। दूसरा चीज, अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक है सिक्रेशन, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, सिक्रेशंस हो सकते हैं, और टाइडल वॉल्यूम क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी। टाइडल वॉल्यूम अंदर वापस से छोड़ नहीं पाएगा। अपन ने क्या बोला है, इस कंडीशन के अंदर जो एक्सपायरेशन कर रहा है उसके ऊपर फोकस करना है, ध्यान नहीं दिया, एक्सपायरेट नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। जब लेवल बढ़ेगा तो टाइडल वॉल्यूम भी तो कमी होगी, अंदर वो चीज बढ़ रही है, बाहर निकल नहीं रही है, तो बाहर से तो कमी आएगा। जब वो चीज बढ़ रही है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी पेशेंट को। ये इसके ड्रॉबैक है अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया एक्सपायरेशन के ऊपर। नेक्स्ट कौन सा है, SM। SM का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मोड, अपने आप स्पॉन्टेनियस का। ये ऐसा, अब भाई इस पे तो अपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख दिया, वापस हटाना भी तो है वेंटिलेटर से। मान लो प्रेशर सपोर्ट वाले पे रखा या सिमवी के ऊपर रखा, तो सिमवी से हटा के सीधा जनरल वार्ड में थोड़ी भेज देंगे, भाई सीरियस कंडीशन थी या नहीं थी ARDS वाली, तो वापस से उसको कम करने के लिए जैसे अपन कुछ दवाइयां देते हैं, कौन सी वाली दवाइयां देते हैं, जैसे स्टेरॉइड देते हैं लंबे समय तक के लिए, तो सडन बंद नहीं करते अपन स्टेरॉइड। एंटीसाइकोटिक दवाइयां होती है अपन वो देते हैं तो सडन एकदम बंद नहीं करते, 6 महीने दे दी, अगले दिन सुबह दी नहीं, 2 दिन हो गए दी नहीं, वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन करवा सकता है उनके छूटने की वजह से। वैसे ही अगर अपन ने ये वेंटिलेटर थे और वेंटिलेटर ठीक दिख रहा है पेशेंट, अपने को सडन अपन ने हटा दिया, तो अपने को कैसे पता चलेगा भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो पता करने के लिए अपन किसके ऊपर रखते हैं पेशेंट को, SM, स्पॉन्टेनियस मोड। स्पॉन्टेनियस मोड के अंदर क्या होता है, वही मोड जो अपन ने बताया था कि सपोर्ट देगा थोड़ा सा, पूरा का पूरा एफर्ट पेशेंट का होगा, पर जहां पेशेंट रुक पा रहा है उस जगह वो उसको सपोर्ट दे देगा। आ रहा है समझ में, इसीलिए कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस मोड, अपने आप, ऐसा मोड जो अपने आप अगर रिक्वायरमेंट है तो वो सपोर्ट दे देगा पेशेंट को। इसके अंदर ये क्या है, ओनली गिव सपोर्ट टू पेशेंट, सिर्फ सपोर्ट देगा पेशेंट को, सांस नहीं देगा। अब इसी से तो पता चलेगा अपने को कि पेशेंट की कंडीशन कैसी। इस पे रखेंगे, सपोर्ट मिल रहा है, अच्छे से सांस ले पा रहा है खुद, और मान लो 13, 14, 15 सांस ले पा रहा है, जरूरत नहीं पड़ी, 10 मिनट बाद में जरूरत पड़ी तो 10 मिनट बाद में जरूरत पड़ेगी पेशेंट को, इसी की तरह है। पर ये सेम ही है दोनों एक प्रकार से, पर सपोर्ट वाला क्या करता है, बहुत ही कम सपोर्ट देता है इसको। आ गया समझ में, इसको विनिंग ऑफ भी कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, विनिंग ऑफ। अच्छा, विनिंग का मतलब क्या होता है, पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं अपन, विनिंग का मतलब क्या होता है भाई, 6 महीने बाद में बच्चे को जो भी दे रहे हैं, उस एक जिस चीज पे वो डिपेंड था उससे अपन हटा रहे हैं उसको। तो स्पॉन्टेनियस मोड में क्या था कि जिस चीज पे वो डिपेंड था उससे अपन हटा रहे हैं, तो इसी चीज को विनिंग ऑफ कहते हैं। तो इसको लिबरेशन फ्रॉम द वेंटिलेटर भी कहते हैं, मतलब वहां से हटाना उस चीज को। अब इसमें पुट ऑन SM, क्या करेंगे भाई, वेंटिलेटर से हटाने से पहले पेशेंट को क्या किया जाता है, जैसे ही वेंटिलेटर से हटाते हैं तो अपन SM पे रखते हैं पेशेंट को, स्पॉन्टेनियस मोड पे। अब स्पॉन्टेनियस मोड पे रखेंगे तो क्या क्या ध्यान में रखना है अपने को, इंपॉर्टेंट चीजें जो मॉनिटर करनी है। एक ABG चेक करना है, क्यों चेक करना है कि क्या पता बाहर वो छोड़ पा रहा है कि नहीं छोड़ पा रहा, एसिडोसिस तो नहीं हो गया, या क्या पता ज्यादा ऑक्सीजन की लेवल अंदर चला गया। ऑक्सीजन अगर ज्यादा अंदर चला गया तो अंदर फ्री रेडिकल्स छोड़ता है वो ऑक्सीजन, और सेल को डैमेज करवाने का काम करवाता है, तो इसलिए ABG चेक करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, मेंटल स्टेटस,
भाई ऑक्सीजन कम जाएगी तो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, हाइपोक्सिया अपन पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, अगर हाइपोक्सिया है तो अल्टर्ड लेवल ऑफ मेंटल स्टेटस, तो रेस्टलेसनेस वगैरह वो चीज देखने को मिलेगी। और पेशेंट का सिक्रेशन देखना है, तो पेशेंट के सिक्रेशन बढ़ रहा है घट रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिक्रेशन बढ़ रहा है तो अपने को क्या करना है, वहां से सक्शन करना है पेशेंट को। आया समझ में? देख रहे हैं एक जनरली अपन ये देखा है कि अपन ने कि भाई वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया पेशेंट को, वेंटिलेटर दे रहे हैं, वेंटिलेटर पे सपोर्ट दे रहे हैं, तो सपोर्ट वो दो प्रकार से दे सकते हैं, या तो इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब क्या है, उसके कुछ अंदर प्रोसीजर करके अंदर इंसर्ट करने के बाद में। दूसरा नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या है, डायरेक्ट बाई मास्क के द्वारा। इन्वेजिव का मतलब क्या है, अपने को लोकल एनेस्थीसिया लगाना पड़ेगा पहले। लोकल, मान लो ट्रेकियोस्टोमी अपन कर रहे हैं या इंट्यूबेशन कर रहे हैं, तो ट्रेकियोस्टोमी करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, भाई ट्रेकिया ओपन करनी पड़ेगी, दूसरी तीसरी रिंग के बीच में अपने को ओपन करके फिर जो ट्यूब है वो इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद में कट करके इंसर्ट कर दिया, इन्वेजिव प्रोसीजर है। और ईटी ट्यूब जो होती है उसको भी इंसर्ट करते हैं, वो भी किसके अंदर अंतर आती है, वो भी आती है इन्वेजिव प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। उसको क्या किया, लोकल एनेस्थीसिया कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में सूत्र उतर कर दिया, उसको टेप कर दिया, बांध दिया, बांधने के बाद में क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं जो वेंटिलेटर है उस वेंटिलेटर के पाइप से, उससे उसको कनेक्ट कर दिया, एक तरीका ये। दूसरा क्या होता है, नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या है, इसमें अपने को कोई भी कट वगैरह नहीं लगवाना, इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, डायरेक्ट मास्क है, उसी मास्क से अपन कट कर देते हैं उस वेंटिलेटर वाली पाइप को। जैसे वेंचुरी मास्क, रिब्रीथर मास्क, पार्शियल नॉन रिब्रीथर मास्क आते हैं ना, उनसे डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दिया पाइप को, और उस पाइप को किससे कनेक्ट कर दिया अपन ने, वेंटिलेटर मशीन से। नेक्स्ट देखते हैं अपन अलार्म ऑफ वेंटिलेटर। आईसीयू के अंदर जब भी जाएंगे, ड्यूटी करेंगे अपन लोग, तो एनी टाइम वहां पे बीप की आवाज आती रहती है अलार्म की। नॉर्मल भी है और कुछ अलार्म एबनॉर्मल भी है। अपन देखते हैं जनरली एक दो अलार्म हाई पिच और लो पिच का, जैसे लो प्रेशर अलार्म और दूसरा कौन सा है, हाई प्रेशर अलार्म। अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर से क्या समझना है अपने को, एयर का प्रेशर। लो प्रेशर है मतलब एयर कहीं जाने में दिक्कत हो रही होगी या आने में दिक्कत हो रही होगी। हाई प्रेशर है उसमें भी एयर के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होती है, दिक्कत आती। पहला देखते हैं अपन लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब क्या, लो टाइडल वॉल्यूम। पहले लेंगे जो टाइडल वॉल्यूम है उसका अमाउंट क्या है, लो हो गया। जब टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट लो हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अच्छा कारण क्या हो सकते हैं टाइडल वॉल्यूम लो होने के, एल फॉर लो प्रेशर, एल फॉर लीक और एल फॉर लूज कनेक्शन। या तो वो अपन ने कनेक्ट किया है, उस कनेक्शन में से क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है। जब लीकेज हो गया तो अंदर जाएगी क्या, प्रेशर तो कम हो गया कि नहीं हो गया अंदर वाला, तो लो प्रेशर एक अलार्म है। दूसरा कौन सा है, लीक होने के दूसरा कनेक्शन लूज हो गया, उसकी वजह से भी प्रॉपर अंदर नहीं जा पाएगा, और नहीं जाने की वजह से क्या देखने को मिलेगा अपने को, लो प्रेशर। ये जैसे एग्जांपल कफ लीक, जो कफ कनेक्ट किया था अपन ने उस कफ में से लीकेज हो रहा है। ईटी ट्यूब डिस्प्लेसमेंट, जो ईटी ट्यूब लगाई थी वो डिस्प्लेस हो गई, तो ईटी ट्यूब ही जब डिस्प्लेस हो गई तो ईटी ट्यूब के थ्रू तो अपन उसको वेंटिलेटर वाले को कनेक्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर जब वो डिस्प्लेसमेंट होगी तो अंदर नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, डिस्कनेक्शन ऑफ ट्यूब। ट्यूब का ही डिस्कनेक्शन हो गया, जो ट्यूब लगा रहे हैं हो सकता है उस ट्यूब के अंदर डिस्कनेक्शन हो गया। ओवरऑल प्रेशर सही से नहीं जा रहा है टाइडल वॉल्यूम का, इसलिए अपन कौन सा कहते हैं, लो अलार्म या लो प्रेशर अलार्म। दूसरा कौन सा है, दूसरा है हाई प्रेशर अलार्म। हाई प्रेशर अलार्म के अंदर क्या होता है, हाई पीक प्रेशर अलार्म। मतलब इस बार जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, पर इस बार अंदर की तरफ होगा। इस बार प्रेशर कहाँ होगा, अंदर की तरफ। अब इस पहले वाले में कौन सा था, वो प्रेशर बाहर की तरफ। हाई ब्लॉकेज, एच हाई प्रेशर मतलब एच फॉर हाई ब्लॉकेज, ब्लॉक बहुत ज्यादा हो गया। ब्लॉकेज ज्यादा होने का क्या क्या कारण हो सकता है, जैसे अंदर सिक्रेशन बढ़ गया हो, जब सिक्रेशन बढ़ गया हो उस कंडीशन में भी प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा। दूसरा ट्यूब को खा गया पेशेंट, पता नहीं अनकॉन्शियस है, ट्यूब थी आसपास में, मुंह में थी, हाथ में लेके ट्यूब को दबा दी तो ट्यूब किंक होगी, मुड़ गई, ट्यूब को बाइट कर दिया, ट्यूब मुड़ गई, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एयर जाएगी कहां से, ब्लॉक कर दिया ना रास्ता उसने, तो हाई पिच प्रेशर इस बार ज्यादा लगे। उसमें प्रेशर लग ही नहीं रहा था क्योंकि उसमें तो लीक हो रही थी, निकल रही थी। लो पिच लो प्रेशर होगा। न्यूमोथोरेक्स, लंग्स के अंदर एयर भरी है पहले से ही और बाहर से दे रहे हैं, तो हाई प्रेशर होगा या नहीं होगा, अंदर तो प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा है,
दूसरा अपन क्या देख रहे हैं, पल्मोनरी एडिमा, लंग्स के अंदर वहां पे एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया या लंग्स के अंदर इकट्ठा हो गया फ्लूइड, तो वो एल्वियोलाई के अंदर ये सारी चीजें इकट्ठी होने के बाद में क्या होगा, प्रेशर वहां पे बढ़ा हुआ रहेगा, तो हाई प्रेशर। लो प्रेशर मतलब लीकेज, L फॉर लो, L फॉर लीकेज, H फॉर हाई प्रेशर मतलब हाई ब्लॉकेज, इसमें लीकेज और इसमें ब्लॉकेज की वजह से। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रेकियोस्टोमी केयर, क्योंकि अपन ईटी ट्यूब लगाएंगे पेशेंट के, ट्रेकियोस्टोमी करेंगे तो उसकी केयर भी तो करनी है कि नहीं करनी है, ये लगाया और छोड़ दिया, तो ट्रेकियोस्टोमी ईटी ट्यूब लगाने के बाद में कभी कभी पेशेंट को क्या हो जाता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। अपन देख रहे हैं ट्रेकियोस्टोमी की केयर। ट्रेकियोस्टोमी की केयर करने से पहले क्या देखते हैं अपन, ट्रेकियोस्टोम बाइंड कैसे, जैसे ट्रेकिया ओपन करी, अंदर ट्यूब डाल दिया, गुडल्स एयरवे जो भी डाल दिया, डालने के बाद में क्या करते हैं, उसको बांधते हैं अपन, जो बांध रहे हैं, जो टाई कर रहे हैं, टाई करते हैं तो एक फिंगर होनी चाहिए, लूज कितनी होनी चाहिए उसमें, 1 फिंगर लूज होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ज्यादा टाइट हो गई तो ब्लॉकेज आ जाएगा, जैसे ज्यादा टाइट कर दिया तो सर्कुलेशन अल्टर्ड हो जाएगा, जब सर्कुलेशन अल्टर्ड हो जाएगा कंप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा जुगुलर वेन पे, यहाँ पे तो पेशेंट की समस्या हो सकती है, तो एक अंगुली इजीली चली जाए उसके अंदर, इतनी होनी चाहिए। फिर अपन देखते हैं ट्रेकियोस्टोमी टाइम के अकॉर्डिंग, एक होती है मेच्योर, दूसरी होती है न्यू। मेच्योर ट्रेकियोस्टोमी का मतलब क्या, मेच्योर है कोई पर्सन, किसी काम को करने में मेच्योर है, इसका मतलब क्या, उसने उस काम को समय दिया या नहीं दिया, और कोई नो सिखवा है तो उसने समय दिया है क्या, नहीं दिया। तो पहले देखते हैं अपन ट्रेकियोस्टोमी मेच्योर वाली। मेच्योर वाली ट्रेकियोस्टोमी का मतलब क्या होता है, कम से कम 7 दिन या उससे ज्यादा हो चुके हैं उसको, 7 दिन या 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं ट्रेकियोस्टोमी किए हुए, तो वो मेच्योर है। और न्यू का मतलब क्या हुआ, 7 दिन के अंदर अंदर अगर ट्रेकियोस्टोमी करी गई है तो उसको कौन सी वाली ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं अपन, न्यू ट्रेकियोस्टोमी। अब इसमें केयर का क्या ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, डिसलोक हो सकती है दोनों की दोनों, नई है वो भी हो सकती है और पुरानी है वो भी हो सकती है। अगर नई ट्रेकियोस्टोमी डिसलोक हो चुकी है, 7 दिन के अंदर अंदर की हुई डिसलोक हो चुकी है, तो उसके अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा, जो स्टोमा किया है, जो ओपनिंग की थी उस ओपनिंग को कवर करना है, अपने को क्या करना है, उस ओपनिंग को कवर करना है, ये प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है। ये क्या है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कवर करना है। दूसरा डिसलोकेशन 7 दिन के बाद में भी हो सकता है नहीं, जरूरी थोड़ी है आज 7 दिन करी है, नहीं सब 7 दिन वाली का ही होगा, पुरानी हो गई तो पुरानी 100 दिन चलेगी, नहीं 9 दिन पुरानी 100 दिन, तो पुरानी वाली 100 दिन वाला सिस्टम नहीं हो सकता है, यहाँ भी डिसलोक हो जाए। जब यहाँ डिसलोक हो जाए तो यहाँ फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी के अंदर क्या आएगा, यहाँ फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी आएगी इंसर्ट न्यू ट्रेकियोस्टोमी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करना है, नई ट्रेकियोस्टोमी इंसर्ट करनी। क्यों करनी, उसमें क्यों नहीं करी, इसमें क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ के जो टिश्यू थे वो प्रॉपर हील नहीं हुए। कट लगाया था कि नहीं लगाया, ये प्रॉपर हील नहीं हुआ है। यहाँ वाले क्या हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, स्टोमा है, स्टोमा के अंदर आराम से जा सकता है। यहाँ पे अगर अपन ने जबरदस्ती करी ना तो रप्चर हो जाएगा, खून निकलने लग जाएगा। दूसरी सेकंड प्रायोरिटी पे क्या करना है, कवर स्टोमा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे 7 दिन हो चुके हैं तो अपने को वापस से डाल दो, क्योंकि वो मेच्योर है। और इसके अंदर 7 दिन नहीं हुए हैं, 7 दिन से अंदर अंदर है तो मेच्योर नहीं है, तो अपने को स्टोमा को कवर करना है। ठीक है, आए यहां तक समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सट्यूबेशन। भाई ट्यूब को वापस बाहर भी तो निकाल रहे हैं, जो ईटी ट्यूब डाली थी उसको बाहर भी तो निकाल, ये अंदर डाला उस समय क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब जब बाहर निकालेंगे तो अपने को क्या करना है, बाहर निकाल रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। उस पेशेंट को क्या देनी है, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी है फेस मास्क के थ्रू। किसके थ्रू देना है, मास्क के थ्रू। क्यों, अपन क्यों देंगे भाई समस्या थी तभी तो अपन ने इंट्यूबेशन किया उसके, अब वापिस से हटाएंगे तो उसको ऊपर से देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अभी तक उसके डायरेक्ट यहां से मिल रही थी, नाकार इतना काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं मास्क। दूसरा अपन क्या करते हैं, ओरल केयर। ओरल केयर भी करनी है, अंदर ईटी ट्यूब डाली इंसर्ट करी है तो ओरल केयर, अंदर बैक्टीरिया वायरस के ग्रोथ होने के चांसेस है। 5 दिन 7 दिन 10 दिन वेंटिलेटर पे था, प्रॉपर केयर नहीं हो पाई थी तो बैक्टीरिया वायरस तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। इसलिए अपन को क्या करनी है, उसके बाद में निकालने के बाद ओरल केयर भी करनी है और एनपीओ रखना है पेशेंट को। ऐसा नहीं 15 दिन वेंटिलेटर पे था, बाहर निकाला, आज छाछ राबड़ी पिला दो, इसको खिला दो, खाना खिला दो, नहीं खिलाना, एनपीओ रखना है कुछ समय तक के लिए उसको। आए यहां तक समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। भाई वेंटिलेटर पे दे दिया पेशेंट को, चढ़ा दिया, कॉम्प्लिकेशन भी तो हो सकते हैं वेंटिलेटर से रिलेटेड।
काम बहुत अच्छा कर रहा है, पेशेंट को जिंदा रख रहा है, बचा रहा है पेशेंट को, पर कॉम्प्लिकेशन भी उस पेशेंट के अंदर कर सकता है। पहला कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखते हैं अपन, VAP, मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का मतलब क्या है कि ET ट्यूब वगैरह डालने के 48 घंटे बाद में अगर पेशेंट को निमोनिया के वो साइन और सिम्टम दिखते हैं तो वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक, अब इसमें क्या देखेंगे, क्या क्या करना है अपने को बचाने के लिए, रीपोजिशन आफ्टर 2 आवर, हर 2 घंटे बाद में रीपोजिशन करना है पेशेंट को, साइड बदलनी, उसकी करवट लेनी है। उसकी वजह से क्या होगा, एयर अंदर लंग्स के साइज एक्सपांड होने में हेल्प होगी, पेशेंट के सर्कुलेशन में भी हेल्प मिलेगी, और जो हवा है वो हो सकता है बाहर निकल जाए इजीली अपन जब साइड उसकी एक्सचेंज करेंगे। दूसरा क्या करना है अपने को, ओरल केयर करना है क्लोरहेक्सिडिन से। क्या काम करना है, क्लोरहेक्सिडिन। ये सारे के सारे MCQ हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, MCQ। ओरल केयर किसे करनी है, क्लोरहेक्सिडिन हर 2 घंटे में। और स्पंज, ऐसे नहीं क्लोरहेक्सिडिन लिया, ग्लव्स पहना, रगड़ दिया उसके मुंह को, नहीं, स्पंज आते हैं ओरल केयर के लिए अंदर, तो क्लोरहेक्सिडिन डिप किया और उसको क्या किया, साफ करना है। नेक्स्ट क्या करना है, एलिवेट ऑफ द बेड, जो पेशेंट का हेड है उसको लगभग 30 से 35 डिग्री एलिवेटेड करना है। कितना करना है, लगभग 30 to 35 डिग्री उसके बेड को एलिवेट करना है ऊपर की तरफ, ताकि डायफ्राम को आराम से कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होने की जगह मिल सके और सांस ले सके पेशेंट। दूसरा क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रेस अल्सर। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है, स्ट्रेस अल्सर। अच्छा, स्ट्रेस अल्सर क्या होते हैं, यहां पे स्ट्रेस अल्सर का मतलब यह है कि भाई काफी लंबे समय से उसने कुछ खाया नहीं है, ढंग से नहीं खाया, तो GIT में क्या पड़ा है, एसिड पड़ा है, तो GIT का एसिड वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा तो अल्सर होंगे, तो वो स्ट्रेस अल्सर है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, नो बोलस फ्लूइड, एकदम ऐसा नहीं 2 लीटर डॉक्टर ने बोला था, खोली नलकी चिपका दिया 2 लीटर है जैसा का जैसा अंदर डालिए, नहीं, इंटरमीडिएट देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, वॉश करना है उसको। ये जब नेजल वो क्या कहते हैं उसको, NG ट्यूब फीडिंग जब देखेंगे कोई क्लास में अपन, तो उस क्लास में देखेंगे कि क्या क्या केयर करनी है। NG ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं अपन, दे रहे हैं, देने से पहले क्या करना है, देने के बाद में क्या करना है, कितना टाइम देना, उसको वापस बाहर निकालना है या नहीं निकालना, वो सारी चीजें। बोलस मतलब सडन एक साथ में उसको ज्यादा नहीं देना है। दूसरा, ड्यू टू लॉन्ग टर्म मैकेनिक। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, लंबे समय तक मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर है, पेशेंट खा नहीं रहा है प्रॉपर, पेशेंट पी नहीं रहा, फ्लूइड के ऊपर, डेक्सट्रोज के ऊपर जी रहा है, तो अंदर स्ट्रेस अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, बेरोट्रोमा। बेरोट्रोमा का मतलब क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से एल्वियोलाई रप्चर हो सकती है, एल्वियोलाई रप्चर होगी तो रेस्पिरेटरी वापस से फेलियर हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है न्यूमोथोरेक्स। भाई ध्यान ही नहीं दिया अपन ने, हवा भर गई अंदर, पीप वाले का ध्यान नहीं दिया, अपने को देखना था भाई एक्सपायरेट कर रहा है, उस समय अपने को चेक करना था और अपन ने ध्यान नहीं दिया, अंदर भर रहा है, अंदर एयर बहुत ज्यादा भर गई, तो न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, जो बोला यार नहीं ये आया है इसको ऑक्सीजन दे दो, रिक्वायरमेंट कितनी थी, FiO2 की रिक्वायरमेंट थी 40% और कितनी दे दी, 70% दे दी, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जा रही है, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जाने की वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी, और ऑक्सीजन की जब टॉक्सिसिटी होती है तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर, और वो फ्री रेडिकल क्या काम करवाते हैं, वो सेल को डैमेज करवाने का काम करवाते हैं। अपन फायदे क्या हैं, अपन ने नुकसान देख लिए, अपन 2-4 फायदे भी देख लेते हैं। तो फायदे क्या हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर के, बेनिफिट्स। चलो ये बताओ क्यों कर रहे हैं अपन, भाई सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, मतलब ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, तो ऑक्सीजन देने के लिए। अस्थमा वाली कंडीशन थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रही थी, CO2 को निकालने के लिए। एयरवे को ओपन करने के लिए, जो पेटेंसी है उसको ओपन करने के लिए दे रहे थे, बंद हो रहा था पेशेंट का, इसलिए। कोलैप्स हो सकते थे पेशेंट के लंग्स, तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए देते हैं अपन। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, ऑक्सीजन देनी है। वर्क ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग के अंदर काम करवाता है एक प्रकार से, जो काम नहीं कर पा रहा था तो ब्रीदिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो जिसमें अपन ने देखा था कंप्लायंस, जो कंप्लायंस देखी थी अपन ने, रिकॉइलिंग वो होने का, तो कंप्लायंस के अंदर हेल्प करवाता है। और कीप एयरवे ओपन, ये कुछ काम है इसके, जो फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, ये कुछ उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया।